रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी स्पर्श पुस्तक का पाठ 10 प्रेमचंद का अध्ययन करेंगे। ये आपके नए पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ 10 पर है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लमही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद्र नाम से लेखन कार्य किया। तो बच्चों, इन्होंने दो नामों से लेखन कार्य किया है। उर्दू में ये नवाब राय के नाम से रचना करते थे और हिंदी में प्रेमचंद नाम से रचना करते थे। तो अर्थात इन्हें दो भाषाओं का ज्ञान था। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते थे। इनका मूल नाम था धनपत राय। मूल नाम क्या था इनका? धनपत राय। तो जो ये निजी जो व्यवहार पत्र करते थे वह धनपत राय के नाम से ही करते थे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय बम्बई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी हैं। उनकी कई कृतियों पर, कई रचनाओं पर फिल्में भी बनी हैं। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद्र को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्होंने हिंदी तथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। अर्थात जो जीवन से दुखी थे, निराश थे और जिन्हें कभी भी सफलता हासिल नहीं हुई थी। 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहावसान हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियाँ लिखी थीं वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। यह मंगलसूत्र एक अधूरा उपन्यास है। पाठ प्रवेश। अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं ना टोकता। लेकिन इस बुढ़ापे में ना रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल एक कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। अर्थात यहाँ देखो, ये कहने का तात्पर्य है कि हमें जो भी करना चाहिए ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारे जो अनुज हैं, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, वो हमसे शिक्षा ले सके और हमें अपना आदर्श बना सकें। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के लिए के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी बड़ी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे।
जिस पर आलीशान महल बन सके। कहने का तात्पर्य है कि छोटी कक्षा से ही वह उनकी नींव पक्की करना चाहते थे, जिससे कि आगे चलकर जब वे अपना जीवन यापन करें, जब वे अपनी सफलता के लिए प्रयास करें, तो वहाँ कोई भी परेशानी ना आए। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तब्दीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। देखो बच्चों, यहाँ पर अपने बड़ों की इज्जत करना, उनकी बात मानने को कहा गया है। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताबों के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिससे ना कोई अर्थ होता है, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई। राधे श्याम श्रीयुत, राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसके आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खूब जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती तो दूर रहा, आती है। और आती क्या है, हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मेहनत है इसमें, ये शुद्ध शब्द इसका मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं। मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम ये खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो दो ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया है, लताड़ कौन सही। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था, और उस निराश
में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उससे हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर है, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता है। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डाला, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। अब यहाँ तक आप इसे पढ़िए, अध्ययन कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।